नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइट और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावितों का हालचाल जाना और प्रभावित जगहों की स्थिति भी देखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों को हर संभव मदद मुहैया करवाई जा रही है। प्राकृतिक आपदा से हरियाणा के खास तौर पर 13 जिलों में काफी नुकसान हुआ। हालात अभी भी पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से हर संभव मदद बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री और जनप्रतिनिधि इन दिनों प्रभावितों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावितों का हालचाल जाना और प्रभावित जगहों की स्थिति भी जानी। अधिकारियों से बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से फसल का पूरी तरह से नुकसान होने पर प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों की फसल का अधिकारियों की टीमों के द्वारा सर्वे और वेरिफिकेशन का कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा और 31 जुलाई के आसपास इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों को भी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार को कुरुक्षेत्र के गांव भवानी खेड़ा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने सेक्टर 7 कृषि विभाग के सभागार में अधिकारियों की बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के पानी से 12 जिले प्रभावित हुए हैं। इनमें 6 जिले यमुना के साथ लगते हैं और 6 जिले घग्गर के साथ लगते हैं। इन सभी जिलों में लगातार रिपोर्ट ली गई। अभी भी 15 अगस्त तक बरसात के आने की संभावना है, लेकिन इस बरसात का थोड़ा बहुत प्रभाव ही रह सकता है और प्रदेशवासियों को रत्ती भर भी चिंता करने की जरूरत नहीं। इन 12 जिलों में सरकार और प्रशासन ने लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने का काम किया है। इस कार्य में समाज सेवी और धार्मिक संस्थाओं ने भी काफी सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाढ़ के पानी से प्रभावित क्षेत्रों में पूरी तरह से खराब हो चुकी फसल का पंजीकरण करवाया जा रहा है और पूरी तरह से फसल खराब होने पर सरकार की तरफ से 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा भी दिया जाएगा। जिन किसानों के खेतों से पानी उतर चुका है उनके नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव भवानी खेड़ा गांव में जायजा लेने के बाद यह विषय भी सामने आया कि कुछ किसान अब दोबारा धान की रोपाई कर रहे हैं। इस विषय को जहन में रखते हुए अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि दोबारा रोपाई करने वाले किसानों की फसलों का तुरंत सर्वे किया जाए और वेरिफिकेशन की जाए। इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्रावधान किया जाएगा। इस पोर्टल पर दोबारा फसल की रोपाई करने वाले भी अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके बाद सही आंकड़े मिलने के बाद फसलों के नुकसान का पूरा डाटा सामने आएगा, क्योंकि दोबारा रोपाई करने वाले किसान का बीज, खाद और रोपाई पर खर्चा जरूर आया होगा। इसीलिए इन किसानों को भी मुआवजे के रूप में कुछ न कुछ राशि जरूर दी जाएगी। इस कार्य को 31 जुलाई के आसपास पूरा कर लिया जाएगा और कुरुक्षेत्र जिले में लगभग 15,000 एकड़ फसल का नुकसान हुआ है। असेसमेंट के नाते से तो ये कर ही रहे हैं, अभी पूरा असेसमेंट नहीं आया है, लेकिन हमने इनको निर्देश दिया कि किस किस प्रकार के असेसमेंट करने हैं और खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपैलिटीज इनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। सफाई ठीक से हो जाए, बीमारी ना फैले, उसके नाते से फॉगिंग है, उसके नाते से छोटे छोटे कैंप लगाने की बात है। जो प्रारंभ में ही बीमारी हो जाती है, स्किन की डिजीज है, कहीं बुखार है, कहीं खांसी है, कहीं जुकाम है, कहीं पीचिस है, इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए एक्टिव होकर के और जब तक ये बरसात का सीजन है तब तक जरूर एक्टिव रहकर के चीजों को काम करें। तो कांग्रेस सरस्वती में पानी आया देखिए, आगे चल करके ये लॉन्ग टर्म की चीजें हैं और हमने ये कहा भी है कि सैटेलाइट से हमें इस समय का इमेज ले रहे हैं कि पानी कहाँ कहाँ रुका है और कहाँ पानी ज्यादा भरा है। जो पानी का बहाव का क्षेत्र है उसका जो रेवेन्यू में जितना रिकॉर्ड है उतने रास्ते को खुलवाया जाए कि एनक्रोचमेंट ठीक किया जाए
अभी सरस्वती नदी की मुझे शिकायत मिली है कि यहाँ लोगों ने एंक्रोचमेंट कर ली और एंक्रोचमेंट करने के बाद जो रास्ता 25-30 फुट का रेवेन्यू कोर्ट में है वहाँ भी 10 फुट 15 फुट बचा लोगों ने उसको प्रकार से एंक्रोचमेंट किया है। तो सारा विषय ये लॉन्ग टर्म की चीजें हैं, इस बरसात के सीजन के खत्म होने के बाद इसको होगा। अभी असेसमेंट हम कर रहे हैं कि कितनी धान दोबारा लग पाएगी कितनी नहीं लग पाएगी, क्योंकि अभी धान जो है बासमती की धान ही लग रही है और उसकी जीरी लोग लेने की जीरी यानी प्योद लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जिलों में से उनको प्योद मिल रही है। अब ज़्यादा लोग लगाए, हमारा तो ये कहना है। फिर भी उनके खर्चे के हिसाब से उसका एक असेसमेंट करेंगे कि कितना उनको दिया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई है, जिनके खेत खराब हो गए हैं, उनको 15,000 रुपये। सर आज जायजा लिया, आपको क्या लगा वहाँ पे, कितना एरिया खराब हुआ है कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो? कुरुक्षेत्र में जो हमारे पास अभी आंकड़ा है कि 15,000 एकड़ ये खराब हुआ है। उस 15,000 एकड़ में दोबारा से कितना और जीरी लगाई जा सकेगी, ये अभी असेसमेंट आनी शेष है। उसका जैसे लोग लगा लेंगे और 31 जुलाई के आसपास हम उसका वेरिफिकेशन कराएंगे और उस वेरिफिकेशन के बाद ही ये पता लगेगा कितनी फसल पूरी खराब होगी और कितने में दोबारा से रोपाई होगी। आज ही मैंने एक उन लोगों को निर्देश दिए हैं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है। अभी तक तो उसमें फसल के नुकसान की ही भरपाई यानी एंट्री होती है। अब हम एक आध दिन में उसमें कर देंगे कि जो बाकी लॉस है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एसेट्स, वो भी सारे उसमें उठाए जा सकें। खास करके मकान टूट गए हैं, किसी के पशु का देहांत हो गया है, किसी की फैक्ट्री के अंदर कोई सामान जो है वो खराब हुआ है, किसी की दुकान में सामान खराब हुआ है, वो सारा लॉस का आंकलन हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम है। अभी भी मैंने निर्देश दिए या कुरुक्षेत्र जिले की टीम को कि हर प्रकार के लॉस का असेसमेंट करें। हम ये ठीक है कि शायद पूरा नुकसान न भी दिया जा सके, लेकिन लोगों के नुकसान जो हुआ है उसकी जो मरहम कम से कम लगाई जा सके, उनको कुछ न कुछ सहायता दी जा सके, ऐसा हम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 15,000 एकड़ फसलों का नुकसान तो हुआ, कुछ लोग अभी भी बासमती लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक वेरिफिकेशन करके नुकसान जो भी हुआ है उन्हें दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर एक आध दिन में फसलों के नुकसान के अलावा प्रॉपर्टी का नुकसान, मकान टूटना, फैक्ट्री दुकान का खराब हो जाना, पशुओं के मरने वाले नुकसान का ब्यौरा भी दर्ज किया जाएगा और अगर पूरे नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई तो लोगों के जख्मों पर मरहम जरूर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व नगर परिषदों को आदेश दिए गए हैं कि सफाई व्यवस्था, फॉगिंग व हेल्थ कैंप लगाए जाए ताकि महामारी से बचाव हो सके। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी पर लोगों ने कब्जे किए हैं, जिसे हटवाया जाएगा। सरस्वती का पानी कहां कहां रुका, इस बारे में भी सैटेलाइट के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी बाढ़ प्रभावित को परेशान होने की जरूरत नहीं। सरकार की तरफ से हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम ट्रस्ट में आयोजित संपूर्ण गीता प्रवचन अमृत वर्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को देश आए अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम ट्रस्ट में आयोजित संपूर्ण गीता प्रवचन अमृत वर्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। इसी पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए थे। ये उपदेश आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रासंगिक हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदगुरु महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी महाराज समेत कई माननीयों के बीच मंत्रोच्चार के साथ संपूर्ण गीता प्रवचन अमृत वर्षा का शुभारंभ किया और इस दौरान 4 धाम चंडी शिला पूजन और आरती में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेवा कार्यों के लिए अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा भी इस मौके पर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सदगुरु महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद जी महाराज के प्रयास से कुरुक्षेत्र में संपूर्ण गीता अमृत वर्षा का आयोजन करना एक धार्मिक कार्य है। इस प्रकार के धार्मिक कार्यों से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों में अच्छे विचार पैदा होंगे।
इतना ही नहीं, सदगुरु महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी शाश्वतानंद गिरी महाराज के प्रयास से देश विदेश में भी पवित्र ग्रंथ गीता को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश आम जनमानस तक पहुंच रहे हैं। मैं कुल मिलाकर के यहाँ आने के बाद एक तो मेरे मन में यहाँ की जो इस क्षेत्र के अंदर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था उसमें जाने की बात जरूर मन में थी, तो वहाँ भी मैं जाके आया हूँ। और लगातार यहाँ दिन भर वर्षा हो रही है, उस वर्षा के कारण से ये कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ है। आज प्रसन्नता की बात है कि यहाँ अपने जो आश्रम में चारधाम मंदिर शिला पूजन का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इससे हम सब लोग प्रसन्नता की अपनी जो बात है मन में व्यक्त कर रहे हैं। इस चारधाम जो शिलान्यास पूजन जो हुआ है, इस चारधाम मंदिर बनने के बाद अपने डॉक्टर शाश्वतानंद जी महाराज का जो लक्ष्य है वो गीता, श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार प्रसार और उस हमारे जीवन के अंदर उस प्रकार के मूल्य ये आए, हम एक सदाचारी जीवन जी सके। तो इस प्रकार का निरंतर जो आप प्रयास करते रहे हैं, न केवल कुरुक्षेत्र में बल्कि देश दुनिया में, उसको और गति मिलेगी ऐसा मानता हूँ। अब चूंकि एक इस प्रकार का जो चारधाम मंदिर बन रहा है, अब ये चूंकि धार्मिक स्थान होने के नाते तो शायद सरकार की ओर से ऐसा सहायता नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ इस आश्रम के साथ जुड़े हुए जितने सेवा कार्य हैं, उन सेवा कार्यों के लिए योगदान के लिए मेरे मन में जरूर एक विचार आ रहा है। हालांकि मुझे स्वामी जी ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं अपना जो रजिस्ट्रेशन कोटा है उसमें 11 लाख रुपए की एक कुछ है, तो जरूर इस सेवा कार्यों के नाते मैं अपनी ओर से घोषणा करता हूँ। आशा करता हूँ कि फिर से मुझे यहाँ आने का मौका अगर मिलता है तो मैं आप लोगों के बीच में और ज़्यादा समय जरूर बिताऊंगा। और जो गीता के प्रचार प्रसार में जो श्रवण करने के लिए मुझे भी स्वामी जी के मुखवचन से कोई संदेश मिलेगा, कोई, क्योंकि आप बहुत अच्छा व्याख्या जो करते हैं, सभी श्लोकों की व्याख्या जीवन के अंदर कैसे उपयोगी हो सकती है, इस व्याख्या के माध्यम से हम सब लोगों का जीवन सफल हो। मुझे भी अगली बार आने के बाद ये मौका मिलेगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पवित्र ग्रंथ गीता के संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी आज के समय में विश्व के सबसे बड़े महोत्सव के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। समय समय पर अलग अलग विश्व स्तर पर गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं समझता हूँ गीता का जो ज्ञान है उसी के हिसाब से इस देश को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हर महीने के बाद कोई ना कोई नई सोच, नई योजना, नया विषय उनके मस्तिष्क में आता है, उसको लागू करने में प्रबंधन करके उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। याद है 2014 के जनवरी में हमारी सरकार अभी बनी थी, सबसे पहला अभियान उनको जो उन्होंने हमको दिया कि हरियाणा के अंदर एक बड़ी समस्या है, वो है जेंडर रेशो। इसको ठीक करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। हमने स्वीकार करके उसके ऊपर काम किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस अभियान का लाभ मिला। जनता के अंदर जो एक सामाजिक बुराई, समाज की सामाजिक बुराई, उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा अभियान एक सोच के साथ हमने शुरू किया। क्या क्या नहीं शुरू किया, स्वच्छता अभियान ये शुरू किया, मेक इन इंडिया, अपने स्वदेशी को बढ़ाने के लिए, अपने देश की प्रगति, आर्थिक प्रगति, यहाँ का रोजगार, यहाँ के लोगों की खुशहाली ये बढ़े, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आज के युग के साथ अपने आप को मिलाने के लिए, क्योंकि गीता भी, दुनिया में विज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन उस विज्ञान का सही उपयोग ज्ञान आधारित गीता पर चल करके किया जा सकता है। अगर गीता ज्ञान पर चलेंगे तो यही विज्ञान बिना गीता ज्ञान के विध्वंसक सिद्ध हो सकती है, लेकिन गीता ज्ञान के माध्यम से ये विज्ञान लोगों की सोच बदल करके, विचार बदल करके उसको मनुष्य निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकती है। तो विज्ञान वरदान सिद्ध हो, गीता ज्ञान का सहारा हमको लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने अभी उसके बाद कितने ही अभियान, किसानों के लिए फसल बीमा योजना, किसानों की आय डबल करना, हर बेघर व्यक्ति के सिर पर छत हो, सबको 2022 तक घर देना,
यानी अगर गिने तो 50 में से प्रोग्राम दे रखे हैं, इन प्रोग्राम के ऊपर सरकारें काम कर रही हैं। तो इस प्रकार से समाज को सुखी करने के लिए एक कर्मशील का, अगर कर्मयोगी का एक उदाहरण देना हो तो नरेंद्र मोदी जी एक कर्मयोगी गीता ज्ञान के ऊपर आधारित अपने सारे सिस्टम को, शैली को आगे चला रहे हैं। इस गीता ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए हमको भी आगे बढ़ना होगा। हरियाणा के अंदर हमने, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जैसे बताया कि स्कूलों में पाठ्यक्रम के अंदर गीता के श्लोक ये जोड़े गए हैं। अब ये तो ठीक है कि पूरी गीता तो शायद पढ़ना और पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थियों के लिए सार्थक है उसके कुछ श्लोक पाठ्यक्रम में जोड़े हैं। गीता के प्रचार प्रसार के लिए जैसा गीता जयंती का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं, इसी प्रकार सब जिलों में ब्लॉक लेवल तक भी कुछ प्रतियोगिताएं, कुछ निबंध लेखन, कहीं कलाकृति, कहीं किसी प्रकार से गीता में रुचि बढ़ाने के लिए सब काम करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की कथाएं तो अनंत हमारे यहाँ समाज के हर वर्ग में साल वर्ष भर चलती रहती हैं। तो हरियाणा का वातावरण कैसे गीतामय हो, इसके लिए सरकार तो काम कर ही रही है, संस्थाएं भी जितना काम कर रही हैं, बहुत कर रही हैं, फिर भी अपेक्षा ये है कि इसको और कैसे आगे तक बढ़ाया जाए। गीता के पहले श्लोक में ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। इसी धर्म भूमि कुरुक्षेत्र से श्री भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता सभी के लिए सद्भावना का ग्रंथ है, किसी एक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। ये किसी जाति व धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों का असर अब देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो को दी गई शक्तियों का ही असर है कि भ्रष्टाचारियों में आज खौफ है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीते अप्रैल और मई महीने में 34 ट्रैप केस दर्ज किए हैं और 29 सरकारी अफसरों और 9 प्राइवेट लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले लगभग 9 सालों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का काम किया है। हर तरह के भ्रष्टाचार पर चोट की गई। विभागों में, नौकरियों में हर तरह के भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई देखने को मिली है, उससे साफ है कि आज के समय में भ्रष्टाचारियों के अंदर एक भय पैदा हो गया है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बीते अप्रैल और मई महीने में 34 ट्रैप केस दर्ज किए गए। इनमें 29 सरकारी अफसरों और 9 प्राइवेट लोगों को पकड़ा भी गया। 10 लाख रुपए तक की रिश्वत लेते हुए इन लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद विभिन्न धाराओं के तहत मामले भी दर्ज किए गए। 6 राजपत्रित अधिकारियों, 10 कर्मचारियों और 11 प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज किए गए और सरकार के आदेश के अनुसार 3 जांचें दर्ज की गई। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने अप्रैल एवं मई में 15 जांचें पूरी की, जिनमें से 4 जांचों में 5 राजपत्रित अधिकारी और 2 कर्मचारियों एवं 8 प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई करने का भी सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 3 स्पेशल चेकिंग तकनीकी रिपोर्ट भी सरकार को भेजी हैं। इनमें 5 राजपत्रित अधिकारियों एवं 3 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करते हुए 6,21,000 से अधिक रुपए की वसूली संबंधित एजेंसी से किए जाने का सुझाव दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी कई बार सार्वजनिक मंचों के अलावा अधिकारियों को सख्त लहजे में कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करने के साथ ही हर तरह के भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार पूर्व की सरकारों पर भी बरसते नजर आए। तो मित्रों, हमने कुछ काम किए हैं, जनता हमको सराहती है इसलिए कि हमने उनकी सुरक्षा का ध्यान किया है, उनकी शिक्षा का ध्यान किया है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान किया है और उनके स्वाभिमान का ध्यान किया है
किसी को भी ये नहीं कहा कि तुम अपने मन को महसूस करके काम करो। उनके रोजगार का ध्यान किया है और ये सब चीजें हम सुशासन से लेकर के आए हैं। अच्छा शासन, घर बैठे सेवाओं की सुविधा मिले, उनको योजनाओं की सुविधा मिले, चीजों को ऑनलाइन किया है। हमारे मित्र कांग्रेस के बहुत परेशान हैं, उनको लगता कि सारे काम तो जनता के घर बैठे होने लग गए, अब हमारे साथ कौन आएगा। इस परेशानी में से कभी ना कभी वो नहीं चाहते, ऐसी बात भी बोल जाते हैं। वो कहते हैं हम आएंगे, ये पोर्टल वोटल खत्म कर देंगे, हम आएंगे, ये परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे, हम आएंगे, प्रॉपर्टी आईडी खत्म कर देंगे, हम आएंगे, मेरी फसल मेरा बोरा खत्म कर देंगे। मैं कहता हूं जितना ये ज्यादा बोलेंगे उतना इस काम को लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? वो इसलिए होगा कि जो चीजें ये बोल रहे हैं इसका जनता को बहुत लाभ मिल रहा है। आज वो समस्या खत्म हो गई कि हर छोटे से काम को लेकर के और व्यक्ति कहीं ना कहीं दफ्तर के चक्कर काटता था, हर काम को लेकर के नेताओं के चक्कर काटता था, हर काम को लेकर के चंडीगढ़ पहुंच जाता था। आज उसका काम घर बैठे होता है। उसको सुविधा घर बैठे काम मिलने में है या चक्कर काटने में है? बताइए, घर बैठे में सुविधा उसको काम हो जाए तो उसको प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? प्रसन्नता होती कि नहीं होती है? होती है। इसलिए वो इनको जवाब देगा। हम लोग जनता में जाते हैं, अभी जन संवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, गांव गांव मेरा जाना हो रहा है। हर गांव में जब जाके पूछते हैं आपको क्या काम अच्छा लगा, जितनी योजनाएं हमारी हैं सब एक से एक बढ़िया तारीफ करते हैं। नौकरियां हमने जिस प्रकार से दी हैं, बल्कि मैं शब्द वापस लेता हूं, हमने दी नहीं है। ये कांग्रेस वाले बोलते हैं हमने अपने समय में नौकरियां दी थी। मेरा कहना उन्होंने भी दी नहीं थी, उन्होंने बांटी थी। उन्होंने जैसे रेवड़ियां बांटते हैं ऐसे रेवड़ियां बांटी थी, अपने अपने को देते थे। नौकरी हम भी देते नहीं हैं, हमसे तो जिनका अधिकार होता है मेरिट वाले तो आकर के ले करके जाते हैं, हमसे वो नौकरियां लेके जाते हैं, ये रेवड़ियां बांटते हैं। तो मित्रों, इन चीजों को आज हरियाणा की जनता समझ चुकी है, देश भर की जनता, कि अब पारदर्शिता कितनी है, अब भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे चोट मारी है। जितने भ्रष्ट लोग हैं जो धनबल के आधार के ऊपर सारे देश में अपना इस प्रकार के धंधे चलाते थे, उनको एक एक को पकड़ कर अंदर किया जा रहा है। हम भी अपने आसपास देखते हैं कितने बड़े बड़े लोगों को, कहीं ईडी का शिकंजा, कहीं सीबीआई का शिकंजा, इनको कुछ जब नहीं मिलता तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो जानबूझ के हमारे खिलाफ किया जा रहा है, हमारे घर सबूत मिलते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार ना तो कभी पहले सहन किया गया है और ना आगे करेंगे। भ्रष्टाचार में शामिल व्यक्ति चाहे निचले स्तर का हो या फिर टॉप स्तर का हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस का अभियान जारी रहेगा। राज्य की मनोहर सरकार ने इस साल फरवरी में राज्य सतर्कता ब्यूरो का नाम बदलकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया था, जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। हरियाणा में विजिलेंस डिपार्टमेंट का सर्वे सर्वा अगर कोई है तो वो मुख्यमंत्री हैं। नाम बदले जाने के बाद सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसने और समयबद्ध तरीके से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सीएम मनोहर लाल भी ये कई बार कह चुके हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा। भ्रष्टाचार युवाओं के भविष्य की लड़ाई है और इसके खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ना होगा। एसीबी की ओर से साल 2022 में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्यूरो ने 2022 में भ्रष्टाचार के 246 मामले दर्ज किए, जो कि पिछले साल की तुलना में सबसे अधिक रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।